Hey, hello everyone. So today we are going to discuss the current affair from 16 September to 22 September. It's like a monthly, it is like a weekly current affair series. We have already completed two sets. So that is from the 1st September to 7th September and from 8th September to 15th of September. So this is the set number 3. Before we start, I will give you one question. So आपके सामने एक question है. You have to tell which this is a logo and you have to tell that this logo belongs to which organization. मतलब ये IRCTC का लोगो है या फिर इट इज़ ऑफ द इंडियन रेलवे या RBI है या फिर RAW. फुल फॉर्म भी आपको पता होना चाहिए. IRCTC मीन्स इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड ट्रांसपोर्टेशन कॉर्पोरेशन. इट इज़ IR इंडियन रेलवेज. RBI के आप जानते हैं रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया. और रो के बारे में आपको बताना है व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ रो. ये आपको कमेंट सेक्शन में बताना है. फर्स्ट ऑफ ऑल द फर्स्ट क्वेश्चन इज यू हैव टेल दैट विच लोगो इज इट. सेकंड क्वेश्चन इज व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ रो. बहुत नाम सुना होगा आपने कि रो का एजेंट है ना. ठीक है. तो जो हमारे प्लान्स हैं फाउंडेशन प्लान और एडवांस प्लान्स लॉन्च हो चुके हैं. अब नाउ डिस्काउंट रेट खत्म हो गया है. सो नाउ यू हैव टू पे 30,000 एंड 20,000 रुपीज़ फॉर द ईयर लॉन्ग प्रोग्राम. पूरे साल के प्लान हैं. ज़्यादा जानकारी के लिए आप मुझे यहाँ पर कांटेक्ट कर सकते हैं या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी. तो इस महीने का जो करंट इस वीक का जो करंट अफेयर है उसको हम डिस्कस करते हैं. तो पहला क्या है कि NCTAD का एक बताऊंगा अभी मैं. इट इज़ नॉट NCTAD एक्चुअली यूनाइटेड, इट इज़ UN. तो UNCTAD यूनाइटेड नेशंस के बारे में बात करेंगे अभी. दैट इज यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट. उन्होंने ये रिपोर्ट जारी की है दैट इंडियाज इकोनॉमी टू एक्सपेंड बाय 2.7% इन 2021 ड्यू टू कोविड-19. आवर इकोनॉमी वॉज श्रिंकिंग. सब लोग जानते हैं इकोनॉमी श्रिंक हो गई थी, कम हो गई थी, इवन नेगेटिव में चली गई थी. ये बताया जा रहा है अकॉर्डिंग टू दैट UNCTAD दैट इन फ्यूचर दैट इज फ्रॉम इन 2021 आवर इकोनॉमी विल एक्सपेंड बाय 7.2%. ठीक है. अगर हम और बात करें अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट इंडियाज इकोनॉमिक ग्रोथ रेट विल इंक्रीज टू अ 4-year हाई ऑफ 7.2% इन 2021. मतलब पिछले 4 साल में सबसे ज़्यादा जो हाइट रेट रहा है एंड कंपेयर टू द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द 7% 2020. तो पिछली बार जो था 7% कॉन्ट्रैक्ट हो गया था. ठीक है. विद दिस ग्रोथ रेट इंडिया विल बी द फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी. तो इंडिया क्या होगा, सेकेंड फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी हो जाएगा आफ्टर द चाइना. क्यों? चाइना विल ग्रो एट 8.3%. ठीक है. बात करते हैं UNCTAD के बारे में. फर्स्ट ऑफ ऑल दिस इज द लोगो ऑफ UNCTAD बिकॉज नाटा has asking this type of questions. United Nations Conference on Trade and Development was established in 1964 to promote development friendly integration of developing countries into the world economy. मतलब क्या है, देखो we can divide the world into 2 or 3 parts. like एक तरह से हम लोग लेकर चल सकते हैं developed countries like USA, ब्रिटेन, वेस्टर्न यूरोप, नीदरलैंड्स, बेल्जियम, फ्रांस. ऐसी कंट्रीज को बोला जाता है स्कैंडिनेवियन कंट्रीज. दीज आर कंट्रीज कंसिडर्ड एज अ डेवलप्ड कंट्रीज. व्हाई? बिकॉज दे आर हैविंग वेरी हाई पर कैपिटा इनकम. बहुत ज़्यादा है उनके पर इनकम जो होती है बहुत ज़्यादा होती है. सेकेंड दिस इज द A एंड दिस इज द B इज डेवलपिंग कंट्रीज. डेवलपिंग कंट्रीज का मतलब क्या होता है, दिस कंट्रीज दे आर नॉट डेवलप्ड येट बट दे आर ऑन द लाइन्स टू बिंग द डेवलप्ड कंट्री. मतलब जैसे चाइना, इट कैन बी इंडिया, इट कैन बी पाकिस्तान एज वेल. वैसे है नहीं बट काउंट कर लेते हैं चलो. ऐसे बहुत सारे कंट्रीज है. ब्राज़ील है, या हम बात करें ब्राज़ील की, साउथ अफ्रीका की, या फिर ऐसे कंट्रीज हैं फिलीपाइंस हैं. दीज आर सम कंट्रीज जो डेवलप्ड नहीं है लेकिन अच्छा काम कर रहे हैं. इन फ्यूचर वो भी इस कैटेगरी में आ जाएंगे. थर्ड कैटेगरी होती है लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज. मतलब क्या है, जो कंट्री बहुत पिछड़े हुए हैं, दे आर लैगिंग समवेयर इन टर्म्स ऑफ सोशो इकोनॉमिक कंडीशंस. जैसे मोस्ट ऑफ द अफ्रीका जो कंट्रीज हैं वो ऐसे ही कंट्रीज हैं. जो आइलैंड नेशंस होते हैं वो भी लीस्ट डेवलप कंट्रीज में आते हैं. ठीक है. तो ये क्या काम करता है UNCTAD टू प्रमोट डेवलपमेंट फ्रेंडली इंटीग्रेशन ऑफ डेवलपिंग कंट्रीज इन द वर्ल्ड इकोनॉमी. अब एक डेवलप्ड कंट्री है, उनका लॉजिस्टिक, उनकी कम्युनिकेशंस, उनकी ट्रांसपोर्टेशन इज़ वेरी वेरी वेल डेवलप्ड. ऐसा मानकर चलो कि एक तरफ ले लेते हैं USA और एक तरफ ले लेते हैं अपना इंडिया.
एक पेन बनाना है तो पेन यूएसए बना रहा है और इंडिया भी बना रहा है, किसका अच्छा होगा? ऑफ कोर्स यूएसए का होगा। क्यों? टेक्नोलॉजी अच्छी है, डेवलपमेंट इजी है, ट्रांसपोर्टेशन इजी है। तो यूएनसीटीडी का काम क्या होता है कि ऐसे कंट्रीज जो डेवलपिंग कंट्रीज है उनको इक्वल शेयर दे, या फिर उनको बोलेंगे कि प्रॉपर कंपटीशन के लिए रखा जाए। सो इट प्रमोट फ्रेंडली इंटीग्रेशन ऑफ डेवलपिंग कंट्रीज इन द वर्ल्ड इकोनॉमी। यूएनसीटीडी इज अ परमानेंट इंटर गवर्नमेंटल बॉडी हेडक्वार्टर एट जेनेवे। तो ये स्विट्जरलैंड में एक सिटी है जेनेवे, वहाँ पर इसका हेडक्वार्टर है। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। फिर आते हैं प्राइम मिनिस्टर मोदी जी जो है हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब ऑन टाइम्स 100 मोस्ट इन्फ्लुएंशियल लिस्ट। देखो टाइम मैगजीन आप जानते हैं, बात करेंगे इसके बारे में। ये क्या करती है, हर साल 100 लोग जो मोस्ट इन्फ्लुएंशियल लोग होते हैं उनकी लिस्ट जारी करती है। हमारे प्राइम मिनिस्टर जो मोदी जी हैं उनका नाम फिर से आया है। आई थिंक इट इज़ द 5th टाइम, आई गेस, सर चेक कर नेट पर, 5वीं बार उनका लगातार नाम आया है। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हैज़ बीन नेम्ड अमंग 100 मोस्ट इन्फ्लुएंशियल पीपल ऑफ 2021 बाय द टाइम मैगजीन। मोदी अकेले नहीं है, इनके साथ साथ प्राइम मिनिस्टर मोदी जी और जो दीदी हैं ममता बनर्जी, उनका भी नाम साथ में आया है। और जो सीईओ हैं सीरम इंस्टीट्यूट के आधार पूनावाला, ये भी काफ़ी न्यूज़ में थे कि ये चले गए छोड़कर यूके, फिर जानते हैं कंट्रोवर्सी हुई थी, करीब 2 महीने पहले की बात है। इन तीनों का नाम आया। ऑल्सो हैज़ बीन नेम्ड अमंग दी वर्ल्ड टॉप 100 मोस्ट इन्फ्लुएंशियल पीपल। मोदी जी के बारे में क्यों आया है? अकॉर्डिंग टू द टाइम प्रोफाइल ऑफ मोदी जी, इंडिया हैज़ हैड 3 पाइवटल लीडर्स नेमली जवाहरलाल नेहरू। अगर हम बात करें, वी गोट इंडिपेंडेंस इन 1948 until like next year we are going to celebrate 75th of anniversary of the इंडिपेंडेंस। कंफ्यूज मत होना, अभी भी लोग बोल रहे थे कि जो 15 अगस्त गया है इट वॉज 75th एनिवर्सरी, डिपेंड करता है कैसे काउंट कर रहे हो आप। है इंदिरा गांधी, तो जवाहरलाल नेहरू प्राइम मिनिस्टर रहे, हमारे पहले रहे हैं। दूसरे हैं इंदिरा गांधी जी रही हैं, ये भी काफ़ी इन्फ्लुएंशियल रही हैं अपने टाइम पीरियड में। एंड सी इज़ द ओनली वीमेन प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। एंड थर्ड जो है मोदी जी। अगर हम बात करें कि अभी तक जो इंडियन हिस्ट्री में 3 ही लीडर ऐसे हुए हैं जिनको लोग याद रखते हैं। सो नरेंद्र मोदी इज द थर्ड हु हैड बीन डोमिनेटिंग द इंडियन पॉलिटिक्स लाइक नो वन सिंस दैट। तो अगर हम बात करें तो नेहरू जी के बाद इंदिरा गांधी जी रही हैं, उसके बाद नरेंद्र मोदी जी है, उनका ही इन्फ्लुएंस ज़्यादा देखने को मिला है। ठीक है, अगर हम बात करें टाइम मैगजीन 100 मोस्ट इन्फ्लुएंशियल पीपल लिस्ट इज डिवाइडेड इनटू 6 मेजर कैटेगरीज। क्या होती है, जो टाइम मैगजीन है वो 6 कैटेगरी में रिलीज़ करती है। लाइक कुछ जैसे एक पायनियर हो जाएंगे कि पायनियर के अंदर कौन कौन से लीडर हैं जो मोस्ट इन्फ्लुएंशियल हैं, कुछ आर्टिस्ट आ जाएंगे, कुछ लीडर्स हैं, कुछ आइकॉन हैं, कोई टाइटन है, कोई इनोवेटर है। ईच ऑफ द कैटेगरी हैज़ अ लिस्ट ऑफ पर्सनैलिटीज फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड। ये रैंडमली जो उनके एडिटर होते हैं टाइम मैगजीन के, वो चेक करते हैं, उनकी स्टडी करते हैं, उनका नाम प्रकाशित करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट करंट अफेयर है सितंबर 15 को बोला जाता है इंटरनेशनल डे ऑफ डेमोक्रेसी। सो इंटरनेशनल डे ऑफ डेमोक्रेसी वाज ऑब्जर्व्ड ऑन सितंबर 15, 2021 इन ऑर्डर टू रिवाइव द स्टेट ऑफ डेमोक्रेसी अक्रॉस द ग्लोब। ये बहुत सुना होगा आपने कि इंडिया इज अ डेमोक्रेटिक कंट्री, द वर्ल्ड बिगेस्ट डेमोक्रेसी वेलकम्स यू। अगर आप वाघा बॉर्डर पर गए होगे, दैट इज इंडियन पाकिस्तान, तो वहाँ पर बोर्ड लगा हुआ है। जब आप परेड देख कर वापस आते हो तो उसमें लिखा होता है, या फिर जो द पर्सन कमिंग फ्रॉम द पाकिस्तान और फ्रॉम दैट बॉर्डर दे विल गेट दिस बोर्ड, द वर्ल्ड बिगेस्ट डेमोक्रेसी, वर्ल्ड लार्जेस्ट डेमोक्रेसी वेलकम्स यू। दुनिया का सबसे बड़ा गणतंत्र देश आपका स्वागत करता है, ऐसा एक बोर्ड लगा हुआ है। सुना भी होगा कि इंडिया इज द लार्जेस्ट डेमोक्रेसी, यूएसए इज द ओल्डेस्ट डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी का मतलब क्या होता है? एक बहुत सिंपल तरीका है, अ सिस्टम इन विच द गवर्नमेंट ऑफ द कंट्री इज इलेक्टेड बाय द पीपल। कि जो कंट्री है उसकी जो गवर्नमेंट है, जो सरकार है, उसको चुनने का या इलेक्ट करने का जो अधिकार है वो आम जनता के पास है, उसको बोला जाता है डेमोक्रेसी। डेमो का मतलब होता है जनता, है ना। क्रेसी का मतलब होता है फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट। एक ऐसी सरकार, एक ऐसा तरीका गवर्नमेंट का जिसके अंदर जो सोवरेन है, या फिर हम बात करें सबसे जो इम्पोर्टेंट जो लोग हैं वो आम जनता है, वो ही अपने आप को अपने में से ही अपने जो प्रत्याशी होते हैं या फिर रिप्रेजेंटेटिव होते हैं उनको सिलेक्ट करती है, और वही जो रिप्रेजेंटेटिव होते हैं उनके बिहाफ पर डिसीजन लेते हैं। फॉर एग्जांपल हम क्या करते हैं, जनरल इलेक्शन होते हैं, आपने इलेक्शन को वोट दिया, अभी नहीं दिया होगा आपने, 1-2 साल में दे देंगे आप, तो आप अपने
एमपी को इलेक्ट करेंगे या फिर एमएलए को इलेक्ट करेंगे। एमपी कब होता है? जब सेंट्रल गवर्नमेंट की बात आती है, और एमएलए होते हैं मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली अगर अपने स्टेट के बारे में बात आती है। फॉर एग्जांपल जैसे मैं यूपी में रहता हूँ मान लीजिए, तो जब जनरल इलेक्शन होंगे तो ये लोकसभा के इलेक्शन होंगे, तो आई विल गिव माई वोट फॉर इलेक्टिंग दी फॉर एमपी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। और जब स्टेट के इलेक्शंस होंगे तो असेंबली के लिए वोट देते हैं। ठीक है, तो आपने देखा होगा कि जो भी हैं, चाहे मोदी जी हों या फिर योगी जी हों, केजरीवाल जी हों, उनको किसने जिताया है? आम जनता ने जिताया। उनको पावर दी गई है कि आप हमारे बिहाफ पर रूल करो, हमारे बिहाफ पर आप रूल्स बनाइए। अगर अच्छे नहीं बनाए जाएंगे या फिर सही नहीं होंगे तो अगले 5 साल के बाद फिर से इलेक्शन होंगे तो गवर्नमेंट चेंज हो जाएगी। जैसे 2013 से पहले यूपीए गवर्नमेंट थी, कांग्रेस गवर्नमेंट थी, पीपल वर नॉट लाइक दैट गवर्नमेंट, अच्छा नहीं लगा, उन्होंने चेंज कर दिया। ऐसे ही 2014 इलेक्शन हो गए, 2019 में हो गए, अब जो नेक्स्ट इलेक्शन है 2024 में इलेक्शंस होने हैं। कुछ स्टेट्स के बीच में होते रहते हैं। ठीक है, अब डेमोक्रेसी भी कई सारी तरह की होती है। डायरेक्ट डेमोक्रेसी हो सकती है, इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी हो सकती है। ये मेरा फेवरेट टॉपिक एक्चुअली, मुझे बड़ा सही लगता है डिस्कस करना, लेकिन छोड़ो अब इसको। डायरेक्ट डेमोक्रेसी इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी में थोड़ा सा डिफरेंस बता देता हूँ। हम लेकर चलते हैं, दिस इज मी, मैंने क्या किया, अपना एक रिप्रेजेंटेटिव मैंने बनाया, और जो रिप्रेजेंटेटिव है ये क्या करता है, ये गवर्नमेंट बनाता है। लाइक दिस इज मी, आई इलेक्ट माई एमपी, और जो एमपी होंगे ये गवर्नमेंट बनाएंगे। इसका मतलब क्या, मैं डिसीजन नहीं ले रहा हूँ, दिस पर्सन इज गोइंग टू टेक डिसीजन ऑन बिहाफ ऑफ मी। तो ये क्या, इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी, डायरेक्ट नहीं है। डायरेक्ट डेमोक्रेसी क्या होती है कि मैं यहाँ पर हूँ और मैं सीधे ज़्यादा पार्लियामेंट में जाता हूँ और अपने हिसाब से रूल बना लेता हूँ, तो उसको बोला जाएगा डायरेक्ट डेमोक्रेसी। वहाँ पर रिप्रेजेंटेटिव का कुछ कॉन्सेप्ट ज़्यादा नहीं होता है। तो दिस टाइप ऑफ दिस स्ट्रक्चर इज़ नॉट पॉसिबल इन ए वेरी लार्ज कंट्री। जैसे यूएसए में पॉसिबल नहीं है, इंडिया में पॉसिबल नहीं है। कहाँ पर पॉसिबल है? छोटे कंट्रीज़ में, या फिर जहाँ की पॉपुलेशन कम है, लाइक इन स्विट्जरलैंड आपको डायरेक्ट डेमोक्रेसी देखने को मिल जाएगी। डायरेक्ट डेमोक्रेसी के 4-5 चीज़ें होती हैं, रिकॉल, प्लेबिसाइट, रेफरेंडम और इनिशिएट। ये हम कभी डिस्कस करेंगे बाद में। ठीक है, वैसे मुझे एक टॉपिक भी कराना है आपको, क्योंकि इस बार नाटा ने क्वेश्चन पूछा था। ठीक है, चलो खैर। अब आता है एनसीआरबी। एनसीआरबी का मतलब होता है नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो। जितने भी क्राइम होते हैं उनका एक रिकॉर्ड रखा जाता है। जिस ऑर्गेनाइजेशन को ये काम दिया जाता है उसको बोला जाता है एनसीआरबी। सो एनसीआरबी जो डेटा रिलीज हुआ है उनके हिसाब से क्राइम डिक्रीज, जो क्राइम है वो डिक्रीज हुए हैं, क्लैसेस इंक्रीज इन ईयर ऑफ लॉकडाउन। हाँ, जो बीच में क्लैसेस हुए हैं आपस के, दो कम्युनिटीज़ में, दो लोगों के बीच में, वो बढ़े हैं। सो एनसीआरबी released its report titled Crime in India. According to the report, the year of lockdown 2020 witnessed lesser traditional crimes like against women, children, but more on civil conflict. ये देखा गया है कि 2020 ड्यू टू लॉकडाउन वहाँ पर जो ट्रेडिशनल क्राइम्स होते हैं, जैसे वुमेन के अगेंस्ट हो गया, बच्चों के अगेंस्ट हो गया, वो कम हुए हैं, और सिविल कॉन्फ्लिक्ट हमें ज़्यादा देखने को मिले हैं। सो एनसीआरबी की फुल फॉर्म याद कर लेना, पूछ सकते हैं। अगर हम कुछ और बात करें कि फाइंडिंग ऑफ द रिपोर्ट, कम्युनल राइट, it registered an increase of 96% of 2020 as compared to the 2019। एक साल में अराउंड 100 गुना, मतलब दुगने क्राइम्स देखने को मिले हैं कम्युनल राइट्स। कम्युनल का मतलब होता है द क्लैशेस बिटवीन द टू डिफरेंट ग्रुप्स, कम्युनिटी के हिसाब से। ठीक, कास्ट राइट होते हैं, बिरादरी को बोला जाता है कास्ट। इट इज विटनेस एन इंक्रीज ऑफ अबाउट 50%। एग्रेरियन राइट्स, एग्रीकल्चर के ऊपर जो राइट्स हैं, इट हैज़ ऑल्सो बीन इंक्रीज बाय 30%। राइट्स ड्यूरिंग आंदोलन और मोर्चा, जब आप परेड करते हैं, आंदोलन करते हैं, तो यहाँ पर राइट्स होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। लाइक देयर इज अ वन ग्रुप, देयर इज अनदर ग्रुप। तो क्योंकि जो पॉपुलेशन होती है ना वहाँ पर, मॉब पॉपुलेशन जो बोलते हैं, मॉब लिंचिंग, इनको डर नहीं लगता है। डर कब लगेगा? अपनी आइडेंटिटी दिखाने के लिए, है ना। जब पूरी भीड़ होती है तो वहाँ पर लोग डरते नहीं हैं, क्यों? उनको लगता है कि मैं अकेला नहीं फंसूंगा या फिर मेरा नाम कभी नहीं आएगा। तो इसलिए ऐसे भी क्राइम देखने को मिले हैं। इट हैज़ बीन इंक्रीज मोर देन 1/3 टाइम, दैट इज 33%। ठीक है, चलो फिर आता है सितंबर 16, इसको बोला जाता है वर्ल्ड ओजोन डे। तो ओजोन डे काफ़ी इंपॉर्टेंट है। क्यों? वर्ल्ड ओजोन डे और द इंटरनेशनल डे फॉर प्रिजर्वेशन ऑफ द ओजोन डे वॉज ऑब्जर्व ऑन सितंबर 16। तो आप जानते हैं ओजोन क्या है, इसको O3 बोला जाता है। कौन से सरफेस पर पाई जाती है? देखो, ओजोन हर जगह पाई जाती है। आप जहाँ पर आप रहते हो, इन द अर्थ क्रस्ट, वहाँ पर भी है। अगर ओजोन अर्थ क्रस्ट पर होती है, लाइक इफ इट इज एन एटमॉस्फेयर, इट इज हार्मफुल फॉर अस। लेकिन अगर ये एटमॉस्फेयर में, मतलब जो हमारा स्ट्रेटोस्फेयर है,
कई सारे लेयर्स होते हैं ना, ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, मेसोस्फेयर, एक्सोस्फेयर। सो दूसरी वाला लेयर है दैट इज स्ट्रेटोस्फेयर। अगर वहाँ पर होती है तो इट इज़ वेरी बेनिफिशियल फॉर इट। क्यों? बिकॉज इट कट डाउन दी हार्मफुल अल्ट्रा वायलेट रेडिएशंस। मतलब कैसे, इसको समझते हैं। ये हमारी अर्थ है और यहाँ पर आप खड़े हुए हो, अगर ओजोन यहाँ पर घूम रही है तो इट इज़ हार्मफुल फॉर अस। लेकिन ये क्या है, ये ट्रोपोस्फेयर है, उसके ऊपर आता है स्ट्रेटोस्फेयर। इफ स्ट्रेटोस्फेयर is having the ozone 3, मतलब ozone 3 is available in stratosphere, then it is beneficial for us। क्यों? क्योंकि जो सन से जो सनलाइट आती है तो अल्ट्रा वायलेट रेडिएशंस भी आते हैं, तो अल्ट्रा वायलेट रेडिएशंस को ये एब्जॉर्व कर लेता है। अगर ये नहीं होगा तो अल्ट्रा वायलेट रेडिएशंस हमारे बॉडी पर पहुंच जाएंगे और लाइक स्किन कैंसर हो सकता है, इरिटेशन हो सकती है, या फिर जेनेटिक भी चेंज हो सकते हैं। ठीक है, सो रिमेंबर दिस थिंग, ओजोन इज अ बेनिफिशियल गैस इफ इट इज इन स्ट्रेटोस्फेयर एंड इट इज अ पोल्यूशन इफ इट इज अवेलेबल इन द एटमोस्फेयर। ठीक है, तो क्या हुआ सिग्निफिकेंट? दिस डे इज सिग्निफिकेंट इन द लाइट ऑफ डिप्लीटिंग ओजोन लेयर। ओजोन इज द फ्रेगाइल लेयर ऑफ द गैस दैट प्रोटेक्ट्स पीपल फ्रॉम हार्मफुल cosmic rays, that ultraviolet rays, but people have itself become a threat, a natural paradigm of Earth. Thus, this day is celebrated with the objective of curbing all human-led ozone depleting ozone. ओजोन हुआ करती थी बट हम लोगों ने ऐसी गैसेज रिलीज करना स्टार्ट कर दिया सो दैट कि जो ओजोन है कम हो, उसकी जो डिप्लीट करने लगी। द थीम ऑफ द ईयर इन 2021 इज मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। ये क्वेश्चन भी कई बार रिपीट हुआ है। वैसे मैंने एक वीडियो बनाई थी फॉर द एनवायरनमेंट, आप जाकर देख लेना, इट इज़ अराउंड ऑफ 1 आवर, सारा क्लियर हो जाएगा। लेकिन फिर भी मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल को डिस्कस करेंगे अभी। सो कीपिंग जो थीम है इस बार का वो है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल कीपिंग अस our food and vaccine goals. This theme is selected to highlight the long-term result of 35-year-old Montreal Protocol, which is the first ever protocol to be ratified by all the 197 countries of the United Nations. देखो, यूनाइटेड नेशंस क्या है? संयुक्त राष्ट्र एक ऑर्गेनाइजेशन है। इसकी भी मतलब हिस्ट्री बहुत इंटरेस्टिंग है कि हुआ क्या था कि आफ्टर द वर्ल्ड वॉर 1 तो लीग ऑफ नेशन आया कि आगे ना हो, लेकिन फिर भी वर्ल्ड वॉर 2 हो जाता है। तो ऑल द कंट्रीज दे कम टुगेदर एंड दे फॉर्म की लड़ाई से कुछ होता नहीं है। सो वी शुड कम टू एन प्लेटफॉर्म। अगर कोई प्रॉब्लम होती है लाइक इंडिया इज हैविंग द प्रॉब्लम विद द पाकिस्तान और चाइना, तो विदाउट गोइंग फॉर द वॉर हम लोग एक डिप्लोमेटिकली डिस्कस किया जा सके। सो दैट टाइम 1944 तो ये यूनाइटेड नेशंस का फॉर्म किया गया। इन यूनाइटेड नेशंस देयर आर 197 सॉवरेन कंट्रीज, मतलब मेंबरशिप कितनी है? 197 की है। कुछ कंट्रीज के आप नाम सुने होंगे लेकिन दे आर नॉट हैविंग द मेंबरशिप इन दिस थिंग। उसका लॉजिक अलग है, कभी हम बात करेंगे इसके बारे में भी। तो 197 कंट्रीज हैं। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल क्या हुआ इन 19 आई थिंक 67 के आसपास की बात है। 1985 वियना कन्वेंशन हुआ था, देन मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल हुआ था 1985 में। तो जब ये वाली बात आई तो ये देखा गया कि जो ओजोन इज डिप्लीटिंग एंड मोर प्रोमिनेंटली इन द अंटार्कटिक रीजन। तो अंटार्कटिक रीजन में देखा गया कि ओजोन डिप्लीट कर रही है, तो ये इशू उठा एंड दिस इज द ग्लोबली एक्सेप्टेड ट्रीटी। मतलब 197 मेंबर जो थे, हर मेंबर ने ये एक्सेप्ट किया कि यस ह्यूमैनिटीज ने क्या करा है, ड्यू टू एंथ्रोपोजेनिक पोल्यूशंस या फिर इमिशंस ऑफ द गैसेज द ओजोन इज रिड्यूसिंग। अब अगर हो चुका है देन इट इज अवर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू वर्क फॉर द ओजोन प्रोटेक्शन। तो याद रखना मॉन्ट्रियल जो प्रोटोकॉल है ये ओजोन प्रोटेक्शन के लिए काम करती है और ये पहली ऐसी ग्लोबल ट्रीटी है जो 197 सारे के सारे कंट्री मेंबर ने साइन की है। ठीक है, रेटिफाई किया है क्या मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के बारे में? इट वॉज अ डील फॉर कंट्रीज टू कर्व द एग्जिस्टेंस ऑफ द ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंस लाइक क्लोरोफ्लोरोकार्बन एरोसोल्स हेलो दैट और वाइडली यूज फॉर कूलिंग एंड रेफ्रिजरेशन पर्पसेज। मतलब जो फ्रिज होता है, एसीज होते हैं, तो उसके अंदर ये वाली गैसेस यूज की जाती है। द यूज ऑफ दिस हार्मफुल सब्सटेंस है रिजल्टेड इन अ होल इन ओजोन लेयर इन अंटार्कटिका। दिस होल वाज डिस्कवर्ड इन 1970 एंड लीड टू एक्यूट ग्लोबल वार्मिंग इन द पास्ट 20 ईयर्स। तो ये बोला जाता है, अगर आप देखेंगे तो ये अंटार्कटिक रीजन है, यहाँ पर ऐसी कुछ देखी गई थी। जो ग्रीन वाली है इट इज ओजोन लेयर और यहाँ पर गैप देखने को मिला। अंटार्कटिक रीजन के ऊपर देयर वाज अ होल, आर्कटिक के ऊपर ये देखने को मिला डेंट मिला, मतलब छोटा सा एक पार्ट है बट इट इज नॉट सो इम्पोर्टेंट। ठीक है, फिर आता है अर्थ शॉर्ट प्राइज टू इंडियन प्रोजेक्ट टू गेट द प्राइज। क्या है ये?
One of the selected project is solar powered ironing cart project that has been designed by a 14-year-old तमिलनाडु स्कूल गर्ल। आप अभी हम बात करेंगे कि आर्ट्सफोर्ड प्रोजेक्ट है क्या। वो इसमें क्या हुआ, दो इंडियन प्रोजेक्ट्स हैं, उनको अवार्ड मिला है। जो पहला अवार्ड है वो आयरनिंग कार्ट है, जो 14 साल की एक लड़की ने, एंड सी इज फ्रॉम तमिलनाडु एंड लाइक स्कूल गर्ल, अभी हम बात करें उनके बारे में भी। उन्होंने एक प्रॉब्लम एनालिसिस की, एक सोल्यूशन निकाला, उनको ये मिला है। जो सेकंड जो प्रोजेक्ट है जिसको रिकॉग्निशन मिला है, इट इज़ एग्रीकल्चरल वेस्ट रिसाइकलिंग कंसेप्ट डेवलप्ड बाय एन एंटरप्रेन्योर फ्रॉम दिल्ली, और एक दिल्ली के एंटरप्रेन्योर है, वो भी दिखाऊंगा अभी आपको। उन्होंने भी एक ऐसा प्रोजेक्ट डेवलप किया है, कंसेप्ट डेवलप किया है कि जो रेसिड्यूज होते हैं लाइक आफ्टर दी फार्मिंग, एग्रीकल्चर में आपने देखा होगा कि एग्रीकल्चर में कुछ बच जाते हैं तो उसको बायोमास में कन्वर्ट किया जा सकता है। ठीक है, सो वी विल स्टार्ट फ्रॉम दिस प्राइज। देखो जो है द फर्स्ट एवर इन्वायरमेंट प्राइज कॉल्ड अर्थस्टोड प्राइज वाज लॉन्च्ड बाय द ब्रिटेन्स प्रिंस विलियम। तो जो है ये है प्रिंस विलियम है, and the David Attenborough in 2020. The prize is conferred by annually from 2021-2030. अगले 10 साल तक ये दिया जाएगा। क्यों? For 5 winners each year. Winners are selected for their solution or protect the sustainably help the environment. ऐसे प्रोजेक्ट्स को रिकॉग्नाइज करेगा या उनको जो अवार्ड उनको मिलेंगे जो इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए या फिर सस्टेनेबिलिटी को प्रमोट करने के लिए काम करेंगे। ठीक है, तो हम बात कर लेते हैं कि सोलर पावर्ड आयरनिंग कार्ट प्रोजेक्ट क्या है ये। दिस प्रोजेक्ट वाज बीन डेवलप्ड बाय विनीशा उम्रशंकर, तो ये उनकी है, फोटो है। सी मेड द कट विद इन द क्लीन अवर एयर कैटेगरीज। हर कॉन्सेप्ट जो सा कॉन्सेप्ट है इज अबाउट सोलर पावर्ड क्लीन ऑल्टरनेटिव फॉर चारकोल पावर्ड स्ट्रीट आयरन विच प्रेस क्लॉथ फॉर मिलियंस ऑफ द इंडियन। आपने देखा हो घर के बाहर क्या होते हैं, प्रेस को जो कराने के लिए जाते हैं, इस्त्री कराने के लिए जाते हैं, तो क्या यूज़ करते हैं, दे यूज़ द चारकोल या कोल बेस्ड यूज़ करते हैं। ठीक है, तो उन्होंने एक ऐसा सोल्यूशन निकाला है कि इसको हटाकर सोलर पावर के थ्रू जो है प्रेस की जा सकती है। तो इट इज़ अ लाइक इनोवेशन। तो आप देखेंगे तो यहाँ पर सोलर पैनल्स लगे हुए हैं और यहाँ पर जो वायरिंग जा रही है उससे आप एक प्रेस कर सकते हैं। सो इसीलिए बोला जाता है कि साइंस का फ़ायदा बिल्कुल नहीं है अगर आप उसको रोड लर्निंग करते हो। अगर आपको पता है कि प्रॉब्लम आ रही है, उसको व्हाट इज द यूज़ ऑफ हैविंग द नॉलेज अबाउट द सोलर सिस्टम और सोलर पावर। क्या मतलब है सोलर सिस्टम का, सोलर पावर का, कि एनर्जी इज कमिंग फ्रॉम द सन, सन इज ए प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी। अगर हम उसको सही से यूज़ ना कर पाएँ, सो आई अप्रिशिएट दिस थिंग कि 14 साल की लड़की ने ये चीज़ नोटिस करी कि कितना पोल्यूशन होता है, सोल्यूशन निकाल दिया। इसीलिए जो भी ये वीडियो देख रहे हो, आप भी इसी एज में हो, अगर आपको कोई प्रॉब्लम नज़र आती है तो करो सॉल्यूशन। जब तक कोई प्रॉब्लम समझोगे नहीं, उसका सॉल्यूशन नहीं निकालोगे, तब तक अच्छा कैसा होगा। ठीक है, और ऐसा कभी नहीं होता है कि आपको सॉल्यूशन निकालने के लिए यू हैव टू बी अ साइंटिस्ट, कोई ज़रूरी नहीं है। गांव में जाकर देखोगे तो छोटे छोटे सॉल्यूशन निकाले जाते हैं। ठीक है, और इसीलिए एप्लीकेशन बेस्ड इंफॉर्मेशन ज़्यादा काम की है रादर देन रोड लर्निंग। जो लोग टॉपर्स होते हैं, बच्चे होते हैं, उनको पता होता है कि इफ़ आई रोड दिस थिंग इन अ स्टेप तो मुझे ऐसे क्वेश्चन नंबर मिलेंगे। लेट्स से 10 नंबर का क्वेश्चन है, उसको पता है कि अगर मैथमेटिक्स सॉल्यूशन कर रही हूँ मैं, तो अगर मैं ये भी स्टेप लिखूंगी तो मेरे 10 में से 8 नंबर मिलेंगे, 9 नंबर मिलेंगे। तो वो मुझे नहीं लगता किसी काम का है। ठीक है, तो अभी वैसे भी जो डिमांड है वो चेंज होती जा रही है, ना पीपल आर लुकिंग फॉर द एप्लीकेशंस। दूसरा जो कॉन्सेप्ट है वो है अबाउट एग्रीकल्चरल वेस्ट रिसाइकलिंग कंसेप्ट। This project has been developed by the Takachar and a co-founder of Vidyut Mohan. तो आप देख सकते हैं, it has been nominated in Clean Our Air category for its cheap, small scale portable technology. This project convert crop residues into sellable bioproduct. आपने देखा है कि मान लीजिए यहाँ पर गेहूँ है या राइस है, काट कर ले जाते हैं, जो ये पार्ट बचा होता है उसको बोला जाता है एग्रीकल्चर रेसिड्यू। नॉर्मली क्या करते हैं, उसको जला देते हैं। नॉर्दर्न इंडिया में इट इज कॉल्ड एज पराली। आपने देखा होगा कि नवंबर दिसंबर में बहुत पोल्यूशन बढ़ जाता है इन दिल्ली, क्योंकि वन ऑफ द बिग रीज़न इट इज़ कंसिडर्ड कि जो फार्मर्स होते हैं उसको जला देते हैं। ऑल्दो इट इज़ नॉट द मेन रीज़न, लेकिन ये भी एक रीज़न को हम इग्नोर नहीं कर सकते हैं। उसके पीछे रीज़न अलग अलग होते हैं कि क्यों जलाते हैं या फिर क्या सोल्यूशन अवेलेबल है। अगर जब पता है कि इसकी वजह से होता है, लाइक व्हाट एवर गवर्नमेंट इज डूइंग,
और क्यों नहीं किया, ये भी थोड़ी कॉम्प्लिकेशन है, इसके बारे में कहीं मौका मिलेगा डिस्कस करेंगे। वैसे भी पक्का मिलेगा, क्योंकि पोल्यूशन, अभी रिसेंटली में पढ़ रहा था कि केजरीवाल ने दिल्ली के अंदर फायर क्रैकर्स को बंद कर दिया, बैन कर दिया, बहुत पहले से इस बार, क्योंकि दिवाली के टाइम पीरियड में काफ़ी पोल्यूशन बढ़ जाता है। तो ये कैसे काम करता है, बहुत सिंपल है। इसके अंदर एक कंटेनर होता है, इसके अंदर रेसिड्यू डाला जाता है, गर्म करते हैं, गर्म करने के बाद एक उसको कंट्रोल फायर के ऊपर टेम्परेचर मेंटेन करते हैं। तो यहाँ पर आपको जो बाय प्रोडक्ट मिलता है, इट कैन बी यूज एज अ बाय प्रोडक्ट। ठीक है, तो नेक्स्ट है वर्ल्ड बैंक ग्रुप टू स्टॉप पब्लिशिंग डूइंग रिपोर्ट। है क्या इसमें, देखो हर साल क्या करती है, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस से एक रिपोर्ट रिलीज की जाती है और मोदी गवर्नमेंट को लोग बहुत क्रिटिसाइज करते हैं। ऑल्दो मैं किसी पॉलिटिकल पार्टी से एफिलिएशन या फिर उसके अगेंस्ट नहीं हूँ, लेकिन मोदी गवर्नमेंट की ये चीज़ बहुत अच्छी थी कि लास्ट 5 ईयर्स इंडिया का जो रैंक है ना काफ़ी इंप्रूव हुई है। लाइक आप देखेंगे कि 142 से लेकर 63 लेकर जाना है। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस का मतलब क्या होता है, ये बताता है, ये कंट्रीज को रैंक करता है ऑन द बेसिस हाउ इजी टू डेवलप अ बिजनेस इन दैट पर्टिकुलर कंट्री। फॉर एग्जाम्पल ऐसा लेकर चलते हैं, मान लीजिए मैं एक पेन बनाने की फैक्ट्री बनाना चाहता हूँ, आई एम ए फॉरनर, तो मेरे पास, मैं सोचता हूँ कि मुझे इंडिया में फैक्ट्री बना सकता हूँ मैं, या फिर चाइना में बना सकता हूँ, या फिर नेपाल में बना सकता हूँ। तो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस ये बताएगा कि कौन सी कंट्री में कितना आसान है। ठीक है, तो इन 2014 आवर रैंक वाज 142 एंड 2019 इट रिड्यूस टू 63। 63 मतलब अच्छी बात है कि कितना इजी है हमारे, हम 63 रैंक पर आते हैं करने के लिए। सो द वर्ल्ड बैंक ग्रुप हैज डिसाइडेड टू स्टॉप पब्लिशिंग इट्स डूइंग बिजनेस रिपोर्ट ऑन कंट्री इन्वेस्टमेंट क्लाइमेट बिकॉज ऑफ द एलिगेशंस ऑफ इरेगुलरिटीज। तो लोग क्रिटिसाइज करते थे इसके ऊपर। द डिसीजन वॉज टेकन इन द बैकड्रॉप ऑफ द प्रोब ऑफ डेटा इरेगुलरिटीज बिकॉज द प्रेशर बाई टॉप बैंक ऑफिशियल फॉर बूस्टिंग चाइनाज रैंक 2017। ये बोला गया, लोगों ने बोला कि चाइना की जो रैंक है आपने बेकार में बूस्ट कर दी है, आपने करप्शन किया है या फिर डाटा इरेगुलरिटीज है, उसका फायदा क्या है। ठीक है, सो अगर हम देखा जाए कि डूइंग बिजनेस रिपोर्ट, अकॉर्डिंग टू द डूइंग बिजनेस रिपोर्ट 2020, इंडिया हैज जम्प्ड 14 प्लेसेस इन द ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रैंकिंग टू द 63rd पोजीशन। इट हैज़ इम्प्रूव द रैंक बाय 79 पोजीशन। तो आप देखेंगे तो 2014 के अंदर हमारा रैंक 134, 15 के अंदर 142, 16 के अंदर 130, 17 में 100 और 2018 के 77 और 2019 के अंदर तो हमारे 63 हो गए। जो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस है, जो इंडेक्स है, वो ऐसा कैसे चेक करता है कि कौन सी कंट्री में हाउ इजी टू डू द बिजनेस। देयर आर आई थिंक 9 और 10 पैरामीटर्स, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये 10 पैरामीटर्स होते हैं, ये चेक करता है। जैसा फॉर एग्जांपल कंस्ट्रक्शन परमिट, कि कितना इजीली किसी भी कंट्री में कंस्ट्रक्शन परमिट मिल जाता है। तो फिर आता है गेटिंग इलेक्ट्रिसिटी, कोई बिजनेस होगा तो इलेक्ट्रिसिटी चाहिए होगी, कि इतना ईजी है डिफ़िकल्ट है। ट्रेड अक्रॉस बॉर्डर्स या पेइंग टैक्स, कितना ईजी या डिफ़िकल्ट है टू पे द टैक्सेस। रिजॉल्विंग इंसॉल्वेंसी, एनफोर्सिंग कॉन्ट्रैक्ट, स्टार्टिंग अ बिजनेस, गेटिंग क्रेडिट, रजिस्टरिंग, मतलब ये सब चीज़ों को चेक करके एक ओवरऑल देता है। ठीक है, आई थिंक समझ में आ गया होगा। लास्ट करंट अफेयर फॉर टुडे इज सितंबर 21 को बोला जाता है इंटरनेशनल डे ऑफ पीस। द इंटरनेशनल डे ऑफ पीस इज ऑब्जर्व बाय यूनाइटेड नेशंस on September 21 every year. This day is also known as a World Peace Day. ठीक है, the day is celebrated across the world in order to strengthen the idea to peace by observing 24 hours of non-violence and ceasefire. ये माना जाता है कि पूरी दुनिया में सेलिब्रेट किया जाता है, इसको मनाया जाता है, ऑब्जर्व किया जाता है एक्चुअली, इसलिए कि बताने के लिए कि पीस कितना ज़रूरी है, खासकर सीज फायर एरियाज़ में। ठीक है, सो 24 घंटे तक कोई लड़ाई नहीं होती है, सीज फायर कर देते हैं आपस में। It promotes global solidarity to build a peaceful and sustainable world. इनकी वैल्यू हमें नहीं पता है क्योंकि हम लोग वी आर वेरी लकी कि हम इंडिया जैसी कंट्री में रहते हैं जहाँ पर ये सब चीज़ें नहीं होती है। लेकिन जैसा आपने देखा होगा अफगानिस्तान, सीरिया, लेबनान, ये ऐसे बहुत सारी कंट्रीज ऐसे हैं, यमन, जहाँ पर इसकी वैल्यू बहुत ज़्यादा है। ठीक है, सो बस इतना याद रखो, सितंबर 21 इज़ कंसिडर्ड एज इंटरनेशनल डे ऑफ पीस। नेक्स्ट वीडियो होगी तो जो करंट अफेयर की आएगी आपको 31 को या फिर 1 तारीख को आ जाएगी, तो उसके पीछे भी कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हम डिस्कस करते रहेंगे। बाय चांस
अगर आप 2022 की तैयारी कर रहे हैं और आप चाहते हैं उसको डेडिकेटली प्लान करना, जो एक ऐसा मेंटरशिप आपके पास रहे, कुछ क्वेश्चन है आपको डेडिकेटली पूरा प्लान मिले, असाइनमेंट्स मिले, वीडियो क्लासेस हो, रेगुलर क्लासेस हो, डाउट क्लियरिंग सेशंस हो, तो आप 2 प्लान ज्वाइन कर सकते हैं। और इसकी जो डेट है मैं इसको चेंज करना भूल जाता हूँ बार बार, तो इट इज़ द नाउ डिस्काउंटेड, कोई रेट नहीं है, ठीक है। सो सी इन द नेक्स्ट वीडियो, थैंक यू फॉर योर टाइम।